Okay, welcome back and good morning. So I hope that you had a fantastic weekend. And the moment I say this, I know that there will be some skeptical answers. कि एसवीटी कब होगा? देखो मैंने पहले ही बोला था ना कि एसवीटी को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो. ठीक है, इट्स एन एग्जाम and every exam needs to be taken seriously. पर इतना भी मत लो कि एकदम उसके ही टेंशन पे डूबे जाओ. ठीक है ना? So take it relaxed, calm, cool. ठीक है? सर एसवीटी के बेस पे क्या डिसाइड होगा? देखो शायद आज अनाउंसमेंट, क्योंकि देखो ये अनाउंसमेंट तो ऑफिशियली होगा, है ना? तो वो फिर रवि सर ही करेंगे ग्रुप में आके. ठीक है? सर पेपर कल है? नहीं, कल तो नहीं होगा. यस. कुछ एक दिन का नोटिस तो नहीं देंगे. आई थिंक एक दो दिन पहले तो बताएंगे. जैसे मान लो, आई डोंट थिंक कि वेडनेसडे के पहले होगा. ठीक है ना? तो मे बी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देखते हैं. सर आज मंडे है. ये बोला था कि 7th को होगा. वेल देखो, जब तक ऑफिशियल नहीं आता ना तब तक वो सारा देख लेते हैं. एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्स हो गए ना. क्लास 1 से लेके पूरे एग्जाम्स चल रहे हैं. फिर 11th 12th का भी हाफ ईयरली चल रहा है. तो वो सारा कुछ देखना पड़ता है ना. ये जो नॉर्मल एग्जाम होता है स्कूल में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ठीक है. लेकिन इन वाले में क्या होता है, देखना पड़ता है कि उस समय इन्विजिलेशन कौन है नहीं है. फिर इसमें दो जाने इन्विजिलेशन वगैरह कई सारी चीजें देखना पड़ता है. तो हाँ बेटे. सर मैंने ना एक दिन कुछ 15 दिन पहले सर को फोन करा था, प्रिंसिपल सर को. हाँ. मैंने उनसे बोला सर हमको सर टाइम भी कम दिया गया, सिलेबस भी ज्यादा है. तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, समझ मेरी बात को समझो, हमको फर्स्ट से लेके 10th तक के पेपर भी कराने हैं वो सब. और उन्होंने बोला पेपर 6 तारीख को होगा. मैंने कहा अच्छा, तो लेकिन चलो बढ़िया, डेट पीछे हो गई. चलो हो सकता है 6 को ही होगा फिर, है ना? 6 मतलब आज क्या डेट हो रहा है? तो 6 तो गई. अच्छा आज नहीं, वो तो नहीं है. हाँ मतलब देखो, उस समय हो सकता है कि उस समय डिसीजन ले रहे होंगे 6, बट फिर आई एम श्योर क्योंकि आज 6 तारीख मतलब आज के तारीख में जो है ना सारे एग्जाम्स, उधर जूनियर सेक्शन में भी है, 10th 9th सब में है, 12th में भी आज पेपर है, वो भी हाफ ईयरली, और भी 3-3 घंटे का. तो उसमें भी टीचर मिलना मुश्किल हो जाता है ना कि वो इन्विजिलेशन करें एंड ऑल दोस थिंग्स. चलो एनीवे, इट विल बी ऑफ कोर्स टोल्ड टू यू, नथिंग विल बी सीक्रेट ऑफ कोर्स. इसमें सीक्रेट तो हो नहीं सकता, है ना? चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट. हम लोग उस दिन न्यूटन्स लॉ पे स्प्रिंग पे डिस्कस किए थे. फिर हमने कुछ नॉर्मल एक्शन और टेंशन रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट किए थे. ठीक है ना? तो उसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है ना? सर एक चीज और पूछनी थी. सर ये डिसाइड हुआ है कि पेपर एक ही दिन होगा या फिर और एक दो दिन होगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भी डिसाइड नहीं हुआ. तभी मैंने बोला ना कि एक दिन में भी प्रॉब्लम है और 2 दिन में भी प्रॉब्लम है. तो लाइक दोनों वर्कआउट किया जा रहा है. अनलेस दीज आर डिसाइडेड ऑफिशियली. देखो इजी सोल्यूशन है, 2 दिन या तो 1 दिन, और तो कोई सोल्यूशन है नहीं. यू माइट सी 2 ही तो चॉइस है. इसमें इतना क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज नॉट अ पेपर ऑफ 1 डे एंड 2 डे. प्रॉब्लम इज कि पेपर को होल्ड करने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स है या नहीं, वो चीज है. तो दैट इज बीइंग वर्कड आउट. ठीक है, चलो गर्व से इसकी 3 दिन रख लो ना. 1 दिन फिजिक्स, 1 दिन केमिस्ट्री, 1 दिन मैथ्स. एक्चुअली आइडियली इट शुड बी इन 1 डे, क्योंकि 3 घंटे का पेपर नहीं है, 2 घंटे का पेपर है. इट कैन बी हेल्ड इन 1 डे ऑल्सो, बट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन है. देखो स्कूल में अगर रियल लाइफ में जैसे पेपर होता है, उसमें तो एक ही दिन में 3 पेपर होता है, और हमेशा के लिए ही रहा, एक ही दिन तीनों पेपर. अब ये ऑनलाइन के चक्कर में अब देखते हैं. 3 दिन तो खैर नहीं होगा, बट हाँ हो सकता है कि एक दिन में 2 पेपर करे और अगले दिन 1 पेपर करे. सर हर एक वो 2 घंटे का एक पेपर है ना? हाँ 2 घंटे का 1 पेपर. उसमें 2 सेक्शन है, एक ऑब्जेक्टिव 1 घंटे का और एक सब्जेक्टिव 1 घंटे. ऑब्जेक्टिव में तो वही सेम पैटर्न जैसे हमने सीपीटी में किया था, और सब्जेक्टिव वाले में लिखना पड़ेगा और उनके आंसर शीट्स को अपलोड भी करना. तो दैट्स द स्कीम है. सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सर नेगेटिव मार्किंग का कुछ हुआ है डिसीजन? वेल एज आई सेड कि नेगेटिव मार्किंग इसमें तो नहीं रखा गया हाफ ईयरली वाले में. इसमें होगा या नहीं होगा, इज स्टिल टू बी डिसाइड. वैसे तो लास्ट ईयर तक तो होता था, अब देखते हैं इस साल होता है या नहीं होता है.
ऋषभ has given a comment and that is एक पेपर कितने देर का होगा, तो that तो मैं I already told you 2 घंटे का. And जसराज says कि reshuffling, well देखो reshuffling का तो I don't think अभी होगा, है ना, जब तक अच्छे तरीके से पेपर हो और तो reshuffling और वो सब चीजें तो I don't think इस बेसिस पे होगा, ठीक है ना. कुछ स्कॉलरशिप के भी सवाल आया अर्नव से, दैट इज क्या स्कॉलरशिप डिपेंडेंट है इस एग्जाम पर. वेल अभी तो ये एग्जाम पे तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि रियल लाइफ में जो स्कूल में एग्जाम होता है उसका एक ऑथेंटिकेशन अलग होता है, इसका ऑथेंटिकेशन का लेवल अलग है. आई डोंट थिंक ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा. सर ये हो ही क्यों रहा है सर? नहीं वो तो यू नो it's a thing which has been there for the school, I mean from the beginning. इसलिए स्कूल में जो प्रोसेस है वो तो चलेगा, पर उस प्रोसेस के बेसिस पे क्या आउटकम होता है दैट कैन डिफर ईयर टू ईयर, ठीक है ना, वो वेरी कर सकते हैं, बट स्कूल पे प्रोसेस वो तो करेंगे, ठीक है. सोमदास की क्या 2 घंटे के अलग पेपर होंगे सब्जेक्ट्स के? हर सब्जेक्ट के 2-2 घंटे के पेपर होंगे, जैसे फिजिक्स का 2 घंटा हो गया, केमिस्ट्री का 2 घंटा हो गया, और फिर मैथ्स का 2 घंटे. पेपर फॉर्मेट तो यही है. अब बस ये डिसाइड करना बचा है कि एक ही दिन में होगा या 2 दिन में स्प्रेड आउट होगा. चलो लेट्स सी, वी विल सी दैट. लेट्स कंटिन्यू. आज हम लोग करते हैं नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन, भाई, और इंक्लाइन प्लेन को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो अगर इंक्लाइन प्लेन होगा थीटा, और अगर ये बॉडी है मान लो, और कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट एक सिंपल बॉडी फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे रख दिया, तो दैट केस क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है, mg को कंपोनेंट कर देंगे, तो हमें पता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा हो जाएगा, और एक नॉर्मल एक्शन होगा, और इन्हीं फोर्स के कारण ये मूव करेंगे, है ना. तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगी कितना, a will be equal to ये सब चीजें जो है ना दिमाग में याद कर लो, मतलब याद की नजर से कोई रटने का जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट दैट ऑटोमेटिकली याद हो ही जाता है. तो लाइक जी sin थीटा एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे आएंगे अगर ये फ्रिक्शनलेस हुआ तो, ठीक है. ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज फ्रिक्शनलेस. फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, दैट इज अ डिटेल एनालिसिस व्हिच विल ऑफ कोर्स डू आई मीन इन अ शॉर्ट व्हाइल मतलब 1-2 दिन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन की बाकी टॉपिक्स कब खत्म होता है, ठीक है ना. But now let's look at connected bodies, because that's what our essential query will be. तो जैसे सेवन kg और 3 kg, क्वेश्चन बहुत आसान है पर एक छोटा सा चैलेंज है, छोटा सा, एंड दैट इज तुमको आंसर करना विदाउट राइटिंग एनी इक्वेशन, नो इक्वेशन, गिव द आंसर फॉर टेंशन इन द थ्रेड. इस केस में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, देखो ये जो थ्रेड का पोर्शन है ना, ये इधर भी पुल करेंगे, इधर भी पुल करेंगे, ये भी इधर पुल करेंगे, और इधर भी पुल. वो अलग बात है कि सारे टेंशन वाला जो डायग्राम में मैंने दिखाया, ये सारे यूजफुल होंगे, रिलेवेंट होंगे, नहीं होंगे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, ठीक है ना. जैसे एक्चुअली एक टेंशन यहाँ पे भी होगा, ये वाला, दिस वन, लाइक दिस विल बिकम अनदर टेंशन, और छत के साथ जो अटैच्ड है वहां पे भी टेंशन होगा. So therefore, let's call it as T dash and all these as T. Actually क्या होता है, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोग उसको फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं. हाँ फ्रिक्शन होगा तो इन दैट केस फिर T और T डैश हो जाएगा, ठीक है ना. फिर इस तरफ वाले में T लेट्स से, तो इस तरफ T डैश या कुछ ऐसे T डबल डैश वगैरह वगैरह. तो मेरे कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन अगर होगा देन इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट अगर फ्रिक्शन नहीं है इन दैट केस क्या होगा, ये देखो टेंशन. अब एक काम करो, फटाफट इसका वैल्यूज बताओ, अभी ऑलरेडी कुछ कुछ आंसर आने लगे हैं. देहम सेज कि पिछले क्वेश्चन में पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था. वेल आई एम नॉट रिमेम्बरिंग मच,
एक बार उसका वो पिक भेज दो बेटे इस वाले में, 9555 वाले में। हम पिक भेज देना उसका। चलो इसका तो आंसर बहुत सारे आ गए। 42 न्यूटन सबके आ रहे हैं। 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन भी आ रहा है। 7 तो नहीं आएगा। ओके, फिर अगर मैं इक्वेशन से करता हूं, तो इक्वेशन से अगर मैं करता हूं तो इन दैट केस तो इस पे आएगा 70 न्यूटन, इस पे आएगा 30 न्यूटन, है ना। तो क्योंकि ये हैवी है तो देखो ये नीचे आएंगे एक्सेलरेशन ए से, और ये भी आएंगे ऊपर एक्सेलरेशन ए से। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इज दैट दिस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, तो जितना ये नीचे आएंगे उतना ही ऊपर इसको जाना पड़ेगा। दैट्स द रीजन। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, अगर मैं इसको डाउनवर्ड लेके चलता हूँ, इन दैट केस इसका इक्वेशन हो जाएगा 70 माइनस t इक्वल टू 7a, और इसका होगा t माइनस 3a इज इक्वल टू t माइनस 30, ये वाला इज इक्वल टू 3a। नाउ यू माइट से कि एक बॉडी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, एक के लिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दैट केस क्या होगा ना, 10a इज इक्वल टू 40, तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर a 4 होता है, इन दैट केस क्या होगा, t इज इक्वल टू 42 न्यूटन। नाउ बात से अभी तो आपने ओरली करने बोला था, फिर आपने इक्वेशन से। देखो इक्वेशन से क्योंकि इंट्रोडक्टरी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। साथ में एक चीज और भी है, एंड दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी, दैट इज द पुली। तो पुली का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इन दैट केस क्या होगा ना, एक फोर्स ड्यू टू टेंशन इस तरफ, एक फोर्स ड्यू टू टेंशन इस तरफ, और इधर एक टी डैश। यानी अगर पुली मासलेस है, या चलो एक काम करो, पुली में भी कुछ मास लगा दो, मे बी लेट्स से 2 kg, इन दैट केस क्या होगा, 20 न्यूटन डाउनवर्ड ये भी होगा। यानी क्योंकि पुली इक्विलिब्रियम में है, पुली में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए क्या होगा ना, टी डैश विल बी इक्वल टू 2t प्लस 20। दैट्स बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मास इन द पुली। अगर पुली मासलेस होता तो इन दैट केस क्या होते हैं, 2t टाइम्स मतलब 2 टाइम्स t हो जाता, 20 तो आता नहीं, है ना। नाउ व्हाट अबाउट डूइंग इट ओरली। ना ओरली देखो हम लोग एक ड्राइविंग फोर्स का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो 7 वाला मास है, इसको 70 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है, यानी डाउनवर्ड। ये वाले को 30, और ये देखो ध्यान से कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। वो क्या रहा है ना, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, isn't it? तो क्योंकि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सिस्टम हो गया 70 माइनस 30, दैट इज 40, ठीक है। टोटल मास कितना है, 10 kg। देखो 7 प्लस 3 10, तो नेट ड्राइविंग फोर्स 40 न्यूटन, मास 10 kg, एंड देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया, इन दिस केस नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया therefore acceleration is equal to 40 by 7 plus 3, and that is equal to 4 meter per second. अब टेंशन कैसे निकालेंगे, ये सब ओरली हो जाता है। टेंशन कैसे निकालेंगे ना, देखो इसका वेट 30 है, लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इसको एक नेट फोर्स चाहिए। नेट फोर्स कितना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3 kg, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो यानी इसको एक नेट फोर्स चाहिए 12 न्यूटन अपवर्ड्स। इसको एक नेट फोर्स चाहिए 12 न्यूटन अपवर्ड्स, 30 न्यूटन डाउनवर्ड्स, तो 30 प्लस 12 यानी क्या होगा 40। दैट्स द वे टू लुक एट इट। या अगर तुम इससे करते हो तो इन दैट केस क्या, देखो कि इसको चाहिए डाउनवर्ड फोर्स कितना, 7 into 4, एक्सेलरेशन 4 है, यानी 28 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स चाहिए। लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी 70 है, पर इसको चाहिए सिर्फ 28, यानी कोई अपोज भी कर रहा होगा, तब जाके 70 वाला चीज 28 बन गया, यानी कितना अपोजिशन हो गया, 70 माइनस 28 यानी 42। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू व्हाट ना, 42 न्यूटन। देख लो अच्छे से। सो मैं आज की नेट ड्राइविंग फोर्स कैसे निकाला ना, देखो एक दूसरे को अपोज कर रहा है ना, एक दूसरे को अपोज कर रहा है,
क्योंकि ये इधर जाना चाहता है, उसको ऊपर ले जाना चाहता है, ये नीचे जाना चाहता है, उसको ऊपर ले जाना चाहता है, एक दूसरे को अपोज कर। तो इसका 70 न्यूटन, इसका 30 न्यूटन, तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, माइनस करके आ 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 एंड दैट इज 40। और नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास कर दो तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया, अकॉर्डिंगली टेंशन निकाल। ठीक है ना। चलो तो इसको फिर हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके देखते हैं। इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T1, इस वाले में T2, इस वाले में T3, ये हो गया 2 kg। तुमको A, T1, T2, T3 बताना है, लेकिन कंडीशन वही है, नो इक्वेशंस। इस बार मैं भी इक्वेशन नहीं लिखूंगा, बिना इक्वेशंस के ओरली क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, T1, T2, T3 सब ओरली निकालना। जल्दी कर, देखते हैं हु इज द फास्टेस्ट। आंसर आना शुरू हो गया है। कृष्ण नागर ने पहला आंसर दिया है, ध्रुव शर्मा ने भी दिया है। एक्सेलेशन का तो दे दिया कृष्ण नागर ने, 24 करके दिया। आई डोंट नो व्हाट दैट 24 इज। नहीं सर, एक्सेलरेशन नहीं है सर वो। हाँ वो तो समझ में आ गया। टेंशन T1, T2, T3 है, तीन इकट्ठे है, सारे इकट्ठे दो, ऐसे तोड़ तोड़ के मत दो। कुछ आंसर आ रहे हैं, ध्रुव सोम वगैरह आंसर तो दे रहे, लेकिन तोड़ तोड़ के दे रहे, तोड़ तोड़ के मत दो, इकट्ठे दे दो कि एक्सेलेशन T1, T2, T3 चारों आंसर्स। और ओरली करो, नो नीड टू राइट इक्वेशंस। ओके, नाउ स्टार्टेड द कमिंग आंसर्स। देहम पहला आंसर दिए हैं, भव्य ने दूसरा आंसर दिए हैं, पर थोड़ा थोड़ा अलग है सबके। अब आंसर्स टैली करने लगे। इशिता, क्रिश, हर्षित, ठीक है, अब आंसर्स टैली करने लगे हैं, आई एम श्योर दे मस्ट बी करेक्ट। तो देहम, भव्य, आयुष, इशिता, क्रिश, हर्षित सब आंसर्स देने लगे। चलो ठीक है, लेट मी स्टार्ट। एक टेंशन 116 है, सबसे ऊपर वाला। चलो लेट्स सी। पहली बात तो ड्राइविंग फोर्स इधर का हो गया, इस तरफ का टोटल हो गया 60, इधर का 40, तो नेट ड्राइविंग फोर्स 20 और टोटल मास मैंने जानबूझ के 10 दिया, सो दैट कैलकुलेशन आसान हो, कि फ्रैक्शन कम हो। तो यानी क्या हो गया ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इसका 40 है, लेकिन फिर भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जा रहा है, यानी 8 न्यूटन चाहिए, यानी 8 T2 तो हो गया 48। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारा T2 है, तो वो आ गया 48। ठीक है, सो दोज हु हैव रिटन T2 एज समथिंग डिफरेंट कैन करेक्ट अस। अब आ जाओ T1 पे। देखो इसका जो नेट फोर्स चाहिए वो है 3 × 2 6, लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी 30 है ही है,
जबकि इसको चाहिए सिर्फ 6, यानी कि अगर T1 24 होगा तभी पॉसिबल है, यानी क्या होगा ना, T1 हो गया 24 न्यूटन, बस और तो कुछ नहीं है। ये T3 है। अब देखो इसमें क्या है कि ट्वाइस T2 तो है ही इधर, तो ट्वाइस T2 मतलब हो गया 96 प्लस 20 किलो यहाँ पे, 20 न्यूटन यहाँ पे, क्यों, एज आई सेड, यानी क्या हो गया 116 न्यूटन। इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, यू कैन इजीली विजुअलाइज मेंटली एंड सॉल्व इट योरसेल्फ, ठीक है। चलो नाउ लेट्स डू अनदर वन। यहाँ पे एक 8 मीटर का रॉड है जिसका मास है 4 kg, और इसके नीचे एक और मास लटकाया गया एंड दैट इज 2 kg, ये 3 kg, और इधर भी एक 3 kg मास को लटका है। दिस इज सिस्टम है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहा हूँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो तुमको ग्राफ प्लॉट करना है द फोर्स इन द रॉड, इस रॉड पे क्या फोर्स आ रहा है। ये एक रॉड है, इस रॉड के अंदर फोर्स जनरेट होगा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग, ठीक है। तो फोर्स वर्सेस पोजीशन, ये हो गया एक्स, ये 8 मीटर का रॉड है। फोर्स वर्सेस पोजीशन का एक ग्राफ बना, ठीक है, फटाफट बनाओ। मतलब इस एंड पे क्या फोर्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से हर पॉइंट पे क्या फोर्स जनरेट होगा, वो चीज का ग्राफ प्लॉट करना है, फोर्स वर्सेस पोजीशन। आप गो अहेड करो। पिछले क्वेश्चन में T2 कैसे निकाला था, अब तो मिटा दिया। T2 तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो मैं तो देखो मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो जरा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इन दैट केस जो टी होगा, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से और मान लो मास एम है, तो इन दैट केस तो टी होगा इक्वल टू एम जी प्लस एम, ठीक है ना। और अगर ऑब्जेक्ट मान लो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से और इसका मास अगर एम है, तो इन दैट केस जो टी होगा वो होगा एम जी माइनस एम, ये चीज। I think that's the way to visualize it. I think that will give you the better answer. ठीक है ना। हाँ जी, आई होप यू ऑल ड्रॉन इट। अभी अगर किसने ड्रॉ किया तो मे बी 9555 वाले नंबर पे भेज सकते हो, तो मैं चेक करूंगा सही है गलत है क्या हो रहा है।
सो आई होप यू गॉट योर क्वेरी आंसर। कैसे निकाला? तो ऊपर जा रहा है बॉडी या नीचे जा रहा है उसके हिसाब से एक जनरलाइज दिमाग में आइडिया डालो, mg प्लस m है या तो mg माइनस। आई थिंक दैट सिंप्लीफाइज द मैटर, है ना। चलो इस केस में क्या है ना कि देखो वेरिएशन तो देखो लीनियर होगा, ठीक है ना। नाउ यू माइट से कि हाउ डू आई नो, है ना। तो उसको मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। अभी फिलहाल एक काम करता हूँ, अभी तक कोई आंसर तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। भेजोगे तो 9555 वाले पे भेजना, ध्यान रखना। तो एज आई सेड, इधर 4 और 3 तो 7 हो गया और इधर 3 तो यानी 70 माइनस 3 तो यानी 40 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स हो गया और उससे एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका टेंशन क्या होगा ना, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो 4 से 12 माइनस करूंगा, ठीक है। तो यानी 30 माइनस 12 यानी 18, यानी इस वाले पे टेंशन आ गया 18 न्यूटन और वही 18 न्यूटन यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यानी इस वाले पॉइंट पे तो 18 का फोर्स आ, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पे क्या हो रहा है, देखो कि ये 4 और 3 7 मतलब 7 हो गया। या एक काम करो, यहाँ का जो टेंशन है वो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो ये तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो 30 और 4 ऐड करो तो 42, हम तो थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 42 न्यूटन, ये देखो यानी यहाँ पे हो गया 42 न्यूटन। अब ये देखो लीनियरली वेरी, ठीक है। दिस विल बी द वेरिएशन 42 न्यूटन से लेके 18 न्यूटन तक पूरा वेरिएशन। नाउ यू माइट से कि चलो ठीक है वेरिएशन तो समझ में आ गया, क्योंकि ये तो आराम से कैलकुलेट हो गया 42 इधर वाला और इधर वाला 18, तो 42 से लेके 18। बट ये लीनियरिटी का क्या चक्कर है ना। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं नीचे चला जाता हूं एक्स डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं एक्स डिस्टेंस नीचे चला जाता हूं तो इन दैट केस क्या होगा ना, 8 माइनस एक्स इज व्हाट रिमेन्स हियर, इधर वाला पार्ट। या एक काम करो एक्स वाले पार्ट का ही ले लो, तो एक्स वाले पार्ट का मास क्या है, एक्स वाले पार्ट का मास होगा x बाय 8 इंटू 4 kg। क्यों? क्योंकि 8 मीटर लेंथ पे 4 kg मास है, तो x मीटर लेंथ पे कितना होगा, x बाय 8 इंटू 4, ये हो गया इसका इंटू 10, ये हो गया इसका वेट, है ना। तो अगर इसके नीचे यहाँ पे अगर फोर्स F लेता हूं, ठीक है। देखो अगर तुम इस पॉइंट पे फोर्स देखते हो तो कैसे होगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कुछ इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि ये x वाला पार्ट हो गया, ये 8 माइनस एक्स वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पे एक फोर्स F आएगा तो यहाँ पे भी वही फोर्स आएगा। मतलब मैं इमेजिनरी कट कर रहा हूं वहां पे और कुछ नहीं कर रहा हूं, इमेजिनरी कट। तो इमेजिनरी कट पे मान लो यहाँ पे फोर्स है, तो इसका वेट कितना हो गया, इसका वेट तो हो गया प्लस F नीचे की तरफ, तो F प्लस मैं इस पे फोर्स देख रहा हूं और माइनस टेंशन T, तो टेंशन T कितना है ना 42 न्यूटन, क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है, तो माइनस 42 is the net force and that is equal to mass into acceleration। mass into acceleration में यही आएगा, क्या आएगा, x by 8 into 4 into e, ठीक है। तो 4x by 8 तो मतलब x by 2 हो गया, तो x by 2 into 10 is what 5x और इसका हो जाएगा जो है ax by 2, तो यानी F is equal to इधर आएगा 42 माइनस, ठीक है, नहीं 42 प्लस ax by 2 और इधर का हो जाएगा माइनस 5x। So the variation is like this, 42 माइनस x by 2 लोगे तो 10 माइनस, ये इसका आंसर है। अब इसी में अगर मान लो x equal to 0 पुट, so first of all this graph is what linear, इससे एक चीज तो पता चल गया ग्राफ लिनियर होगा। दूसरी बात पता चल गया कि अगर x equal to 0 पुट करता हूं, x equal to 0 पुट करता हूं यानी यहाँ पे ये हो गया x equal to 0, तो कितना आ रहा है 42, it starts with 42। और अगर x equal to 8 पे जाते हो यहाँ पे, x equal to 8 पुट करो,
तो 4 into 10 minus a बोलते क्या है 4, तो 10 minus 4 is 6, 10 minus 4 is 6 और x हो गया 8, तो 6 4 24, तो 42 में से 24 माइनस कर लो, तो 42 minus 24 is what 18, ठीक है ना. So therefore two things, one is a linear graph and the other is the limits are known. क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेंशन होगा वो इस एंड का फोर्स होगा, इस वाले थ्रेड पे जो टेंशन होगा वो उस एंड का फोर्स होगा, तो वेरिएशन लीनियर कर दिया, आंसर आ, ठीक है. दैट्स द केस. फाइन. चलो, आई होप यू गॉट इट. आई मीन Aryan has asked कि don't we consider the weight of the rod as a force on it. अब बेटा weight of the rod ही तो है, ये mg तो है, यही weight of the rod. आपने एंड पॉइंट पे नहीं वो करा क्या? एंड पॉइंट के लिए तो आपने देखा नहीं था फिर. नहीं, एंड पॉइंट पे x इक्वल टू 8 पुट करो, यहाँ का x इक्वल टू 8 है, तो 8/2 इंटू करके करके देखो तो 18 न्यूटन आ रहा है, तो 18 प्लॉट किया और वो जगह इस पॉइंट का टेंशन, थ्रेड का टेंशन, ठीक है ना. अभी एक्चुअली क्या ना, मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन लिखा, ये जो इक्वेशन लिखा है ना, ये इस वाले बॉडी का लिखा. दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये इसका मास है इनटू एक्सीलरेशन. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. आई होप दैट्स ओके ना. देख लो. एक आध क्वेश्चन और भी आया, दैट इज देहम हैज आस्क्ड कि 8 x का फोर्स कैसे निकालें. 8 x मतलब ये रिमेनिंग पार्ट का, तो उसका भी इक्वेशन लिख लो. बट अब क्यों करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है और यहाँ पे जो फोर्स है ये तो दोनों बराबर होगा, तो इसका फोर्स निकालोगे इन टर्म्स ऑफ एफ, तो वो भी यही आंसर आएगा. बट नाउ दैट यू आर आस्किंग, मैं कर देता हूँ बट आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कैसे ना, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इसका डाउनवर्ड फोर्स आएगा कितना ना, इसका लेंथ 8 x है, तो 8 x by 8 into 4 into 10 is the weight of this part. और ऊपर फोर्स F, तो माइनस फोर्स F इज इक्वल टू मास, यही मास आएगा, यानी 8 x by 8 into 4 into एक्सीलरेशन, ये चीज, ठीक है ना. तो उससे भी F निकालो तो देखना वही आंसर है, कोई फर्क नहीं. अच्छा नहीं, सॉरी, एक और टेंशन भी तो है, मैं भूल ही गया, ये वाला टेंशन भी तो है, वो है 18 न्यूटन, यानी प्लस 80, ठीक है. ये वाला फोर्स भी तो है, यहाँ का टेंशन जो 18 है, ठीक है. इसलिए कि तुम नीचे वाले पोर्शन से कैलकुलेट करोगे, ऊपर वाले पोर्शन से कैलकुलेट करोगे, डजंट मैटर, वो आंसर सेम ही आएगा. चेक करके देख सकते हो, चेक कर लो. फाइन. चलो, लेट्स गो अहेड मोर. आप एक काम करते हैं, वही चीज इंक्लाइन प्लेन पे करते हैं. T1 T2 निकालो, तो एक्सेलरेशन T1 T2, एक्सेलरेशन निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है, लेकिन ओरली ध्यान रखना, इक्वेशन नहीं लिखना है, एंड यू कैन डू इट. मास नहीं दिया आपने सर. अच्छा, उसका मास दिया ही नहीं, 20 kg. ओरली फाइंड आउट कर लो.
ओके, पहला आंसर आया है, देवम ने दिया है 1/5. व्हाट अबाउट अदर्स? आंसर करो. A, T1, T2. ओके, आर्यन ने आंसर दिया 3.5. ओके, देवम ने दिया 1/5. ओके, ओनली वेरी लिमिटेड आंसर्स. क्या चक्कर है? Okay, Krish has said 80, 160 and 2. So 2 is the acceleration and tension T1 is 80 and T2 is 160. Dhruv has also given similar answers but little different. 2, 180, 60. Parth has given acceleration as 2. Dhruv Sharma has given 80. चलो ठीक है, मैंने बदल दिया. 80 कर दिया 180 और उधर 160 को 60 कर दिया. सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं लेकिन. Okay, Yashu has given 2, 160 and 80. The same as what Krish has given. चलो ठीक है. इसको ओरली कैसे किया जाए देखो जरा, कि इधर तो ड्राइविंग फोर्स हो गया 200 और अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, mg sin थीटा. साइन थीटा ध्यान रखना 37 डिग्री है, तो इधर पे टोटल मास कितना होगा 20. तो 20 इंटू साइन 37 डिग्री इंटू 10 mg भी है तो 200 साइन 37 डिग्री. साइन 37 डिग्री क्योंकि 3/5 है तो ये हो गया 120 है ना. 200 इंटू साइन 37 इज 120. इसका 120 और इसका 200, तो यानी नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा ना, 120 इस तरफ लाना चाहता है, 200 उस तरफ लाना चाहता है, तो यानी माइनस होगा. तो 200 माइनस 120 कितना हो गया 80 और टोटल मास कितना है ना 40. तो देयर एक्सेलरेशन इज 2 डाउनवर्ड्स, तो यानी एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स. देख लो अच्छे से, ठीक है. अब अगर एक्सेलरेशन 2 होता है तो यहाँ पे क्या होगा ना, mg माइनस m है, यानी 200 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 4 है ना. तो क्या बोलते हैं mg माइनस ma, हाँ सॉरी 20 इंटू 4 नहीं 20 इंटू 2, 4 नहीं सॉरी 2, यानी कितना आ गया 200 माइनस 40 यानी 160 न्यूटन. ये हो गया टेंशन T2 160. दूसरी बात T1. अब T1 कैसे निकालोगे ना, देखो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको यूज करता हूँ. तो इसको इधर जाना है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है mg sin थीटा. अब mg sin थीटा कितना है 10 इंटू 3/5 विच इज 60, यानी इसके ड्राइविंग फोर्स इधर 60 न्यूटन है, लेकिन वो जा रहा है ऊपर, तो 10 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 है, ठीक है ना. तो यानी क्या होगा प्लस ma. जब वर्टिकल होता है तो mg प्लस ma और जब इंक्लाइन प्लेन पे है तो mg sin थीटा प्लस m. अगर ऊपर जा रहा है तो, और नीचे जा रहा है तो mg sin थीटा माइनस m. ठीक है, तो mg sin थीटा 60 हो गया और मास इनटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 2, तो यानी एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए 20 न्यूटन. तो 60 को ओवरकम करके ना चाहिए 20 एक्स्ट्रा, तो यानी क्या होगा ना T1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन. तो आंसर हो गया 2, 80, 160. ठीक है, चलो ठीक है. थोड़ा बहुत मिस्टेक्स किया कईयों ने, बाकी तो ठीक ही है. ठीक है. Som has given the correct answer. Rishabh has given the correct answer. Dhruv Gupta has given the correct answer. भव्या ने बाद में आंसर चेंज किया शायद, बट ठीक है 2 तो ठीक है. आयुष गुप्ता has also given the correct answer. ठीक है. दे हम बता रहे हैं कि कौन सा मिस्टेक हुआ था कुछ. अच्छा, वेट की जगह मास ले लिया था. चलो ठीक है, ये तो छोटे छोटे मिस्टेक चलते रहते हैं. अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना. अब मैं काम करता, अब मैं इसमें भी एक रॉड का क्वेश्चन दूंगा. सपोज तीन मीटर और 15 केजी का ये रॉड है, ये 5 केजी का रॉड है और इस बार एंगल 53 डिग्री. ठीक है,
एंड एज यूजुअल इस बार एक काम करो, 24/5 तो इस बार एक काम करता हूँ, इसको भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगा देता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस पोजीशन। 3 मीटर का रॉड है, 3 मीटर्स का रॉड है। You have to draw the force versus position diagram। ये 15 किलो का है, ये 5 किलो का है। ओके, आंसर्स आने लगे। जसराज इज गिवन 2,120,32। वेरिएशन का भी आई होप कि बना लिए होंगे, है ना? किसी ने वेरिएशन भेजा है क्या अभी तक? आंसर किसको देना, ग्राफ नहीं बनाने? अच्छा देना तो ग्राफ फोर्स वर्सेस एक्स, यहाँ पे जो फोर्स होगा हर सेक्शन पे उसका वर्सेस एक्स। अच्छा वो भेजना किसने? वो तो मैंने बताया था 9555 वाले एक्टिव रहते हैं क्लास के टाइम। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो इधर का ड्राइविंग फोर्स कितना होगा ना, 15 और 5 20। तो mg sin थीटा, इस बार sin थीटा 4/5 है, तो यानी mg मतलब 200 इंटू 4/5, ठीक है ना? तो 200 इंटू 4/5 हो गया 160, और इधर का 100, तो 160 माइनस 100 यानी 60। पर डोमिनेट इस बार इंक्लाइन प्लेन वाला साइड कर रहा है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। 60 अपॉन 5 प्लस 15 प्लस 10 यानी 30, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरफ इस बार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, यानी इस बार एक्सीलरेशन इसका ऊपर की तरफ। आप पता नहीं T1 T2 किसको कह लो, बट मान लो ये अगर T1 है तो ये T2, ठीक है? तो क्योंकि नीचे आ रहा है तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होगा, 40 न्यूटन। mg sin थीटा हो गया 40, पर ये एक्सीलरेशन कर रहा है यानी -10, है ना? तो 30 न्यूटन। तो यानी इस पॉइंट पे तो आ गया फोर्स 30 न्यूटन, तो यहाँ पे तो आ गया 30 न्यूटन। अब इस पे आ जाओ, क्योंकि जो T2 यहाँ पे काम कर रहा है वही T2 यहाँ पे भी काम कर रहा है। ये T2 और T2 तो सेम है, तो T2 का क्या होगा ना, mg मतलब क्या होगा 100 और प्लस ma यानी 120, तो ये हो गया 120, यानी इस एंड पे तो 120 आ गया, ये आ गया 120।
Now again you might ask, or rather I would like to ask you, will it be linear or not? क्योंकि अब थोड़ा सिचुएशन अलग है. पिछले बार वर्टिकल था, इस बार थोड़ा इंक्लाइन है, तो क्या इस बार भी लीनियर होगा? दैट्स अ क्वेश्चन. ठीक है, आंसर्स तो आ चुके हैं. खैर 120 न्यूटन और एक हो गया 30 न्यूटन. 30 नहीं है, 20 है हर्षित के. Yashu has given the equation also, that is 30 plus 30x. ठीक है, तो लाइक मैं काम करता हूं, तो मैं x डिस्टेंस दूर जाके एक वो ले लेता हूं, सेक्शन ले लेता हूं. x डिस्टेंस दूर सेक्शन, इस वाले पॉइंट. ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हो जाएगा? अब देखो 3 मीटर में 15 केजी, यानी 1 मीटर में 5 केजी, यानी x मीटर में 5x केजी होगा. 5x इंटू 10 इंटू 4/5, तो 5x इंटू 10 इंटू 4/5 mg sin थीटा के चक्कर. और इधर फोर्स F हो गया, इधर फोर्स अभी हमने निकाला है T1. T1 आया हुआ है जो है तुम्हारा 30 न्यूटन, है ना, ये 30, और इधर F, और इधर हो गया mg sin थीटा विच इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 40x. ठीक है, और इसका मास क्या है बाय द वे? इसका मास हो गया 5x. तो क्योंकि नीचे आ रहा है तो मैं लिखूंगा 30 प्लस 40x माइनस f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास बोलते हैं 5x इंटू एक्सेलरेशन क्या है 2 है इंटू 2, यानी इस बार हो जाएगा f इज इक्वल टू 30 माइनस 30x. तो ये 10x हो गया, तो 40x है, इधर आएगा, यानी क्या हो गया 30 माइनस 30x. दैट्स द आंसर. 30 plus 30x. ठीक है ना, यानी f इज इक्वल टू व्हाट ना 30 प्लस 30x. ठीक है, दैट्स द आंसर. तो बस दैट्स इट. 30 से स्टार्ट करो, और ये हो गया एंड हो गया यहाँ वाला पॉइंट पे जो टेंशन व्हिच इज व्हाट 120. तो इस बार इसको 120 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 30 न्यूटन, और एक्सेलरेशन तो 2 है ही है, और बाकी बहुत है ये हो गया यहाँ पे. And then linear. Again the equation shows what? Linear graph. तो इस बार भी ये पता चल रहा है कि ग्राफ लीनियर ही होगा. ठीक है, चलो, so let's go ahead. Okay, now let's change tack a little bit. Okay, गर्भ से इसकी लीनियर होना चाहिए. चलो ठीक है, तो लीनियर होता है वो तो देख ही लिया हमने. 30 plus 30x is a linear relationship, so I don't think anything else is required. वो पहले बोला था सर. हाँ, वो मैं समझ गया था, वो तो देख रहा है ना. Just commenting on what was said. हर्षित ने भी आंसर दिए थे, सही थे. सही. सर आपने वेट लूज करा छुट्टियों में? आपने कहा था करोगे. एक्सरसाइज तो स्टार्ट कर दिया है, अब वेट लूज के लिए तो फिर वेइंग मशीन भी चाहिए. है ना. So I don't know whether I've lost weight or not, but yes, exercise is going on, and थोड़ा सा वो होता नहीं ऐसे वाला एक्सरसाइज वो भी कर रहा हूँ. Let's see, let's hope that it produces some result. if not integration dx, integration dw, but maybe dw. Let's see. चलो ठीक है ना. अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा टैग बदलेंगे. टैग बदलेंगे इन द सेंस कि सपोज एक लिफ्ट है. अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन अभी आया था जो मैंने होमवर्क में दिया था उस दिन, एंड दैट वाज ये वाला. ठीक है ना. तो इस केस में देखो क्या होगा कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ,
अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो इन दैट केस क्या होगा ना, एक काम करता हूँ, ये जो सेंटर है पहले पहले कैपिटल आर वाला, चलो स्मॉलर वाले ही लेते हैं, स्मॉलर वाले में कैपिटल आर करके हो जाता है। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये। फाइन। तो ये जो ट्राइंगल है वो तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर करके आए। ओके, और ये जो यहां से जो सेंटर वाला है ये एक्चुअली कैपिटल आर प्लस आर है। अभी थोड़ा 3D है तो दिखाना बड़ा मुश्किल है ठीक है ना, बट चलो यू कैन एग्री टू दैट हमें कि हाँ ये कैपिटल आर प्लस आर होगा। और कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि उसका जो हाइट होगा वो हो जाएगा ये आर है, क्योंकि ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है वो बिल्कुल बीच में आएगा, यानी ये हो जाएगा r/√3। तो अब मैं साइड से देख रहा हूं इधर से, तो ये जो r/√3 है वो यहां दिख रहा है, ठीक है ना, ये r/√3 सॉरी 2r/√3 होगा, क्योंकि ये साइड हो गया 2r, तो ये हो गया 2r/√3। और सेंटर टू सेंटर जो जॉइन है वो एक्चुअली कैपिटल आर इधर है, और थोड़ा सा ऊपर है वो स्मॉल आर वाला स्फीयर, तो यानी ये थोड़ा एंगल पे होगा, है ना। तो वो क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तीनों साइड से होंगे, अभी तीनों कैलकुलेट करूंगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। माइंड यू कैपिटल आर स्मॉल आर सब गिवन है, कोई ऐसा अननोन कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया हाइट एच या जो भी है, ये हो गया इसका। और क्या है ना, ये तो चलो हाइट एच है वो तो निकल जाएंगे, ये तीनों इस तरीके से एडजस्टेड है। फाइन। अब क्या है कि जो वेट है वो डाउनवर्ड्स है, तो वो कैसे बैलेंस होगा ना, देखो हर एक में नॉर्मल एक्शन मिलेगा, isn't it? नॉर्मल एक्शन ऐसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये हाइट बताओ कैसे आएगा। अरे कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नहीं सर, वहां पे सर्कल में वाला कौन सा ट्रायंगल बनाया आपने? एक्चुअली मैं बताता हूँ कैसे बना है। ये जो चीज दिख रहा है ना, जो कि सेंटर है, ये सेंटर में है कुछ नहीं, लेकिन ये जो मैंने सेंटर बनाया ना, इसी सेंटर के ऊपर छोटे वाले बॉल का सेंटर होगा, समझ रहे हो मैंने। जो नीचे का जो 3 स्फीयर्स है, नीचे के जो 3 स्फीयर्स है, उसके जो सेंटर है वो ये है। ये अपना इंडिविजुअल सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो 3 स्फीयर्स है इनको ज्वाइन करके जो एक ट्रायंगल बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका सेंटर यहाँ पे। अब ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, तो उसी सेंटर के थोड़ा सा ऊपर होगा छोटे वाले बॉल का सेंटर। ये तो सिमेट्री से बताया जा सकता है ना। तो देयरफॉर ये तो हो गया 2r/√3। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल L होता है, L L और L, तो ये जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है वो होता है कैपिटल R = L/√3, और जो इन सेंटर का होता है वो होता है L/2√3, और ओवरऑल हो जाता है √3L/2। ये सब तो पता ही होगा। तो लाइक L/√3 को मैंने लिख दिया 2r, ये साइड L मतलब 2r हो गया, तो 2r/√3 ये आ गया, वो है ये। और चलो मैं एक काम करूं, एक्चुअली इसमें अल्फाबेट्स लगाने की जगह बिल्कुल नहीं है, मैं इसको दोबारा बना देता हूं। तो इसको सेंटर को तो O मान लो, A, तो ये आ गया, तो ये O है, ये A, बस इतना ही जरूरी। अब ये तो टॉप व्यू वाला डायग्राम है, तो यानी इसके ऊपर आएगा वो जो छोटा वाला बॉल है वो इधर कहीं हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली नीचे वाले बॉल का सेंटर और छोटे वाले बॉल का सेंटर, ये आपस में कैसे डिस्टेंस होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो वही मैंने देखा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया 2r/√3। तो इससे बेसिकली कि एंगल आ गया। ये एंगल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी एंगल पे नॉर्मल एक्शन लगने वाला है। तो देयरफॉर अगर मैं ऊपर वाला बॉल देखता हूँ, ये जो नीचे वाला ऊपर वाला बॉल जिसका रेडियस में स्मॉल आर ले रहा हूँ, उसपे जो नॉर्मल एक्शन मिल रहा है वो एक्चुअली ऐसे मिलेगा, ये और उसको ऐसे 3 मिलेंगे, तो यानी 3 × 10 अगर ये थीटा है मान लो, साइन थीटा = वो जो बॉल रखा था मैंने उसका मास मान लो है स्मॉल m,
और इसका कैपिटल एम, बट कैपिटल एम का तो कोई खास रोल नहीं है क्योंकि हमने उस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, ठीक है ना। तो यानी 3n sin थीटा इज इक्वल टू mg, तो इससे n आ गया। अब यही n, ये वाले जो बॉल है उस पे n ऐसे लगेगा, यही n, और उसके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी आंसर है n cos थीटा। क्योंकि क्वेश्चन वाज कि इधर से और इधर से क्या फोर्स लगाया जाए, तो वो फोर्स हो गया n cos थीटा, ठीक है ना। वो छोटे वाले बॉल पे ऐसे लग रहे हैं और बड़े वाले पे ऐसे लगेंगे n। उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो मुझे जो वर्टिकल कंपोनेंट तो जमीन संभाल लेगा, फ्लोर संभाल लेगा, पर वो जो n है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसके चक्कर में क्या होगा, तीनों बॉल्स बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं, यानी फोर्स कितना हो जाएगा ना, इज इक्वल टू n cos थीटा। व्हाट आई नाउ नीड इज n इज इक्वल टू व्हाट, mg बाय sin थीटा, यानी n तो हो गया mg बाय 3 sin थीटा, और जो है क्योंकि f हो गया n cos थीटा, सो देयरफॉर f इज इक्वल टू n cos थीटा, यानी mg बाय 3 tan इज इक्वल टू mg बाय, अब tan थीटा के लिए क्या होगा, ये माइनस करना पड़ेगा, h बाय 2r बाय रूट 3, तो h में तो r प्लस r हो चुका है, माइनस ही हो, यानी अंडर रूट ऑफ sin tan थीटा h अपॉन 2r बाय रूट 3। अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो एज यू विश, इज इक्वल टू mg बाय 2r बाय रूट 3, है ना। तो रूट 3 तो इसके साथ चला गया, तो mg इंटू 2r बाय रूट 3 इंटू h बोलते हो जाएगा r प्लस r होल स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाय 3। बाकी अपने आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है ना। सो दिस वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड, बाकी सिंप्लीफाई कर लेना। दिस विल बी फोर्स रिक्वायर्ड ऑन ईच बॉल, ठीक है ना, टू होल्ड इट। अच्छा, अब इसमें अगर तुमको वो वाला चाहिए जिसमें चारों बॉल्स एक ही साइज का है, तो उसके लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस ये जहां जहां मैंने स्मॉलर लिखा है उसको कैपिटल कर दो, यानी 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाय 3। तो मैं 2r को तो चाहे बाहर भी निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा जो है 1 माइनस 1 बाय 3, तो 2 बाय 3, तो रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, उधर भी एक रूट 2 है, यानी mg रूट 2 बाय 2 यानी mg बाय रूट 2 ऐसे कुछ आ। सर लास्ट में एक 3 और नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में 3, डिनोमिनेटर में एक और 3 नहीं आएगा, 3 tan थीटा में इनटू 3 भी, ठीक, तो 3 भी आएगा, है ना, यानी 3 रूट, ठीक, ठीक है ना। तो अगर मान लो तुमको इसमें वो वाला करना है जिसमें तीनों चारों बराबर है, तो दैट में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको कैपिटल आर पुट कर दो और जनरलाइज जो सॉल्यूशन होते ही ऑलरेडी, ठीक है ना, रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ, फाइन। चलो एक और दे देता हूँ इन दैट केस, सपोज एक तरफ से 53 डिग्री, या चलो यही कर लो अभी 37 डिग्री, और ये कुछ भी ले लो, 10 किलो ले लो, चलो n1 और n2 बताना। Can be some other angle also, but then हमने दे दिया। n1 और n2 बताओ जरा। और फिर और नया टॉपिक स्टार्ट करने कोई मन नहीं है ना, so that भव्य दास की 3n sin थीटा कैसे आया। वो एक्चुअली मैंने ये बोला था ना कि लाइक यहाँ पे वो जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है ना ऊपर, उसके ऊपर 3 नॉर्मल एक्शन ऐड कर रहा है और तीनों एंगल सेम है, ऐसे ऐसे और एक इस तरफ से,
लेकिन ग्राउंड के साथ तीनों का एंगल सेम है। भले ही थोड़ा ओरिएंटेशन अलग है, क्योंकि 3D में है तो चारों तरफ से फोर्स आ रहा है, मतलब तीनों तरफ से फोर्स आ रहा है। एक थोड़ा इस तरफ आएगा, एक थोड़ा इस तरफ जाएगा, एक थोड़ा इस तरफ आएगा, तो वो देखने में अलग है। लेकिन क्या है कि तीनों के जो सिमेट्री है वो है कि तीनों सेम एंगल पे आएगा विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो एन एन और उस तरफ से एक एन, तो अगर ग्राउंड के साथ एंगल थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, एन साइन थीटा, और ऐसे तीन आएंगे और तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 3n sin थीटा इज इक्वल टू ऊपर वाले का अगर स्मॉल m है तो स्मॉल m। दैट्स व्हाट आई हैव डन। 2r/√3 कैसे आया? ये 2r/√3 तो इसलिए था ना क्योंकि ये 2r, ये 2r, ये 2r, और ये हो गया तीनों बड़े बड़े स्फीयर्स का सेंटर, और जो छोटा स्फीयर रहेगा वो उसके सेंटर बिल्कुल इसके सेंटर के ठीक ऊपर रहेगा, अरे इस सेंटर के ऊपर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया फिर? ये तो सर्कम रेडियस का डिस्टेंस है। तो अगर सर्कम रेडियस क्या होता है, अगर ये l होता है तो ये होता है l/√3। तो हमारा तो 2r है साइड, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r है, तो ये क्या हो गया 2r/√3, ठीक है ना, इसलिए बताया। तो ये 2r/√3, ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और हाइट h तो आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, r प्लस r, ये 2r/, ये थीटा। इसी के बलबूते मैंने फिर 3n sin थीटा लिखा, ठीक है। चलो कुछ कुछ आंसर आने लगे हैं, एंड सबके आंसर सेम ही आ रहा है 80 और 60, तो आई डोंट थिंक देयर इज मच इनटू दैट केस। श्रेयसी, हर्षित, आदित्य, मथुर, यशु, सोम, चलो सबने ठीक है आंसर दिया होगा, फिर तो सबका ही सेम आंसर आ रहा है 80 60, है ना। आर्यन, आदित्य, यशु सबने दिया, क्रेश, ध्रुव गुप्ता, क्रेश नागर, श्रेयसी, सबने सही आंसर दिया होगा। चलो तो यानी बेसिकली क्या ना, अगर मैं वो लगाता हूँ ये अगर 53 है तो यानी 37, तो यानी ये कैसे, ये कैसे, ये तो 37 डिग्री हो गया, और ये हो गया 53 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया mg 100। तो ये n1, ये n2। इफ आई अप्लाई लैमिस थ्योरम तो क्या हो जाएगा ना, 100/sin 90, वो तो 1 है, is equal to n1/sin 143, n1/sin 143 is equal to n2/sin 127। तो ये तो हो जाता है sin 143 क्या होगा 37, यानी 3/5, और ये हो जाएगा sin 127 मतलब हो गया 53, यानी इक्वल टू 4/5। बस ये मल्टीप्लाई कर दो, तो n1 आ गया 60, n2 आ गया 8, ठीक है। चलो तो लैमिस थ्योरम यूज किया बेसिकली, ऐसे नहीं कि लैमिस थ्योरम कोई मस्ट है, बट इस केस को यूज करेंगे। ठीक है, बाद में देहम ने भी सही आंसर दिए हैं, तो दे वर ऑल गिवन सेम आंसर्स हैं, ठीक है। चलो ठीक है, काम करते हैं फिर आज, और नया कुछ नहीं करते हैं, है ना, बिकॉज़ टाइम इज ऑलमोस्ट टू बी ओवर। माय ओनली थिंग इज दैट, सजेशन इज दैट एसबीटी के लिए कोई ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि एज आई सेड दैट इट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर काइंड ऑफ, अभी टेस्ट और होते रहेंगे। दिस इज मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी व्हिच हैज बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द स्कूल, तो इसलिए कराए तो जाना चाहिए और करना भी चाहिए, सो दैट वी कैन आल्सो टेस्ट व्हाट यू हैव डन एंड नॉट। और प्लस क्या ना, टेस्ट रहता है तो एक एक्टिवेशन रहता है माइंड, कि हाँ ठीक है टेस्ट आने वाला है तो हम तैयारी करते रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे देखा होगा कि इस बार मैंने संडे किसी को याद नहीं दिलाया कि तुमने क्या किया पिछले वीक में, ये किया वो किया नहीं किया, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीबॉडी इज नाउ गियर्ड अप फॉर योर एसबीटी एंड ऑल, तो शायद उसी तरफ ध्यान दे रहे हो, तो देयरफॉर एक सिस्टमेटिक स्टडी कई बार नहीं हो पाता है। एग्जाम एंड में जो, या एग्जाम के करीब जो तैयारी होता है वही शायद चल रहा हो,
इसलिए मैंने भी इंटरव्यू नहीं किया. But yes, once the SBT is over, then we will come back to our track of trying to keep a track of how many questions you have done in that particular week, because it actually helps you in understanding your preparation. और एक systematic way of study is always something that helps. ये देखो हमारे पास हथियार क्या क्या, हमारे पास IQ का हथियार है ना, हमारे पास हार्ड वर्क है. हार्ड वर्क का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिस्टमेटिक स्टडी. और हमारे पास एक और चीज होता है जो होता है एग्जाम स्किल्स, कि एग्जाम को कैसे हैंडल करना है. तो देखो एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, दैट आई थिंक यू ऑल आर मोर और लेस वेल ट्रेन्ड. क्यों, इतने सारे एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हो, 9th 10th एंड ऑल, 11th में भी ऑलरेडी सीपीटी का राउंड हो चुका है. तो देखो आई थिंक यू नो बाय द एंड वी आर थ्रू 2 years एग्जाम का ट्रेनिंग तो अच्छे से होता है. व्हाट विल रिमेन इज बेसिकली योर you know academic skills, which is the knowledge that you will gain in these 2 years, and also a little bit about how systematic you were during the entire work. जितना ज्यादा systematic रहोगे उतना ज्यादा उसका output आता है. It may not play a very dominant role, but it does play a you know psychological as well as a numerical role also. ठीक है ना. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं. Well, there is some question. आदित्य माथुर सर, सब्जेक्टिव में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे क्या? एक्चुअली देखो सब्जेक्टिव में डेफिनेशन तो इस तरीके से नहीं आएंगे, और अगर आते भी है तो इन दैट केस डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी गिवन मार्क्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बुकिश डेफिनेशन. ऐसा कुछ नहीं. अपने मन से जो डेफिनेशन निकलता है वो भी अगर मान लो प्रॉपर लैंग्वेज के साथ सही होता है, यू विल गेट मार्क्स. बट देन एज सच इस टाइप के एग्जाम में डेफिनेशन तो एक्सपेक्टेड नहीं होता है. व्हाट यू विल गेट इज क्वेश्चंस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स, एक्सप्लेनेशंस, डेरिवेशन आ सकता है. ऐसे नहीं कि डेफिनेशन नहीं आएगा, बट उसके लिए फिर ऐसे नहीं कि अभी रटने लगोगे कि अगले 2 दिन पता चला रेक्टिफिकेशन चल रहा है कि डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन शुड कम फ्रॉम इनसाइड आल्सो, and not necessarily that you have to write the language exactly carbon copy of what the book writes. It is just that book के जो information है वो convey होने चाहिए in your own language. That is the best way to handle questions of this kind. Don't try to now go through the books and try to rote learn these definitions and all. Not at all required. ठीक है ना? Fine. Yash has asked a very this thing question, and that is paper होगा किस पे? देखो अभी जो हाफ ईयरली चल रहा है उसमें हम लोग बता देते हैं क्या क्या कर रहे हैं. Half yearly में we are conducting it like this, that we are giving the paper through Google Classroom. You have to open it, but yes, there will be a Zoom this thing also to see what you are doing and all. The invigilation Zoom के through होगा, और पेपर वगैरह Google Classroom में मिलेंगे, और वहीं पे सॉल्व करके वहीं पे अपलोड भी करें. ठीक है. That's in brief the process. सर मैंने सुना है कि गूगल क्लासरूम पे बैक करते ही पेपर पूरा सबमिट हो जाता है. नहीं ऐसे नहीं. बैक करने पे नहीं होता है, पर बैक करने पे एक प्रॉब्लम आया था जो कि शायद अब रिजॉल्व हो रहा है. इज दैट जैसे मान लो तुमने कुछ आंसर्स क्लिक की है ना, मान लो तुमने आंसर क्लिक कर दिया और भाई गलती से बैक बटन प्रेस कर दिया, तो आंसर्स गायब हो जाता है, फिर से क्लिक करना होता है. जबकि आइडियली ये ना हो तो ज्यादा अच्छा है. आई मीन एक बार क्लिक कर दिया, बैक गए, फिर वापस आ गए, तो वो इन्फॉर्मेशन कैरी होना चाहिए. बट वो होता नहीं कि अलग अलग सेटिंग्स होता है. तो व्हाट इज बीइंग ट्राइड इज दैट कि वो ना बैक बटन में ऐसे नहीं कि पेपर सबमिट हो जाता है, ये गलत है. ठीक है. चलो एनीवे, आई मीन इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे. डिवाइसेस कितने यूज होंगे? ओम पाटिल आस्क. वेल देखो 2 डिवाइसेस चाहिए एंड दैट इज कंपलसरी. एक जूम रहेगा जिसमें जस्ट टू ऑब्जर्व आई मीन इन्विजिलेशन इन ब्रीफ, और दूसरा होगा जो डिवाइस जिस पे तुम लोग काम करोगे जो कि गूगल क्लासरूम के साथ लॉग इन है. ठीक है ना. दैट्स इन ब्रीफ द 2 डिवाइसेस रिक्वायर्ड, बट 2 कंपलसरी है. तो जिस दिन भी अनाउंस होगा उस दिन के लिए पहले से अरेंजमेंट करके रखो. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही करते बेटे, अगले दिन डिस्कस करेंगे. थैंक यू सर. बेटे थैंक यू सर.